dear students. In this lecture, we'll learn about molecular mass and moles. हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? अणुभार या फिर मोल। अणुभार और मोल दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन इसे देख सकते हैं 9th से लेकर 12th वाले स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। मतलब ये टॉपिक न सिर्फ 11th 12th के लिए है, बल्कि ये हमारा टॉपिक 9th और 10th क्लास के लिए भी बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। क्योंकि सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, तो ऐसी एग्जाम्स के अंदर जो होता है 9th 10th के अंदर भी जो होता है इस तरह के जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो जो है हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो H2O होता है उसको कभी देखा होगा आपने कि 18 ग्राम जो होता है उसका मास लिखा होता है, तो वह H2O का मास नहीं होता है, वह H2O का द्रव्यमान नहीं होता है, बल्कि H2O का आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है? H2O का आणविक द्रव्यमान होता है, या फिर इसको मैं आणविक द्रव्यमान ही लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? आणविक द्रव्यमान। क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। या फिर ये देखिए आप O2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम आणविक द्रव्यमान कहीं लिखा हुआ देखा होगा, और नहीं देखा है तो आज हम इस वीडियो में यही चीजें पढ़ेंगे, किस तरह से आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। तो 11th क्लास के अंदर तो यह आणविक द्रव्यमान का जो है पूरा का पूरा गणना करने के लिए जो है कंसेप्ट जरूर आते हैं कि H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। उसके बाद जो होता है 11th में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते रहते हैं। फिर मोल्स के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन, मतलब कि जो है मोल प्रभाज के अंदर आते हैं, जो कि क्लास 12th में आपको मिलता है। उसी तरह से अपना मैंने अभी मोलैरिटी इनके बारे में तो बोला था, तो मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये चीजें जो होती है इसमें आती है। तो मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता के जो वीडियोस हैं वो वीडियोस में क्लास 12th में अपलोड कर चुका हूं। यदि आप जो है उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसे जो है ऊपर आई बटन दे रखा होगा, उस आई बटन पर जाकर जरूर देखें। अभी हम बात करते हैं कि यह आणविक द्रव्यमान होता क्या है। तो दोस्तों, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे हम। विमान, तो आणविक द्रव्यमान की हम बात कर लेते हैं कि आणविक द्रव्यमान होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडिक जो टेबल होती है उस पीरियोडिक टेबल को आपने सभी ने देखा होगा। पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल जो होती है, आवर्त जो सारणी होती है, उस आवर्त सारणी के अंदर हमने देखा होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऊपर कुछ एक लिखा हुआ होता है, यानी कि आपको एक भी मिलेगा या फिर हाइड्रोजन पे जो है एक मिलेगा। ये तो आपका परमाणु क्रमांक हो जाता है। क्या हो जाता है? ये परमाणु क्रमांक हो जाता है। लेकिन ऊपर होता है इसमें 1.008, ये होता है परमाणु भार। क्या होता है डियर स्टूडेंट? परमाणु भार। ये आपका रहता है परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार होता है। तो किसी परमाणु का केवल एक परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हुआ, जैसे ये ऑक्सीजन हुआ, तो इनका जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान लगभग इनका दुगना होता है। वैसे परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान जो होते थे पहले हाइड्रोजन को बेस मानकर जो है तैयार किया जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो होता है केमिस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होती गई, इसमें कार्बन को जो है आधार मानकर इसको जो है क्या किया गया? परमाणु द्रव्यमान को कैलकुलेट किए गए। कार्बन को आधार मानकर जो है परमाणु द्रव्यमान को, इस चीज को याद रखिएगा, कार्बन को आधार मानकर, बेस किसको? कार्बन को बेस मानकर जो होता है, और वो भी कौन सा कार्बन? कार्बन 12। कौन सा कार्बन? कार्बन 12, जिसे शुद्ध कार्बन हम कहते हैं। इस शुद्ध कार्बन को आप जो है हीरा
ग्रेफाइट, फुलेरिन और जो काजल होता है उसके अंदर शुद्ध कार्बन को हम देख सकते हैं। तो उसको बेस मानकर जो है परमाणु द्रव्यमान की गणना की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पीरियोडिक टेबल जो होती है मार्केट से मिल जाती है। वैसे लॉकडाउन के कारण जो होते हैं मार्केट बंद है, लेकिन आपकी अगर कहीं जो है नेट पे कहीं भी अवेलेबल होते हैं तो आप पीरियोडिक टेबल सर्च कीजिएगा और ये जो है पीरियोडिक टेबल के कम से कम परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं 2-3 परमाणु द्रव्यमान दिन में एक दिन में आप याद कीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान आपको याद होते जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे परमाणु द्रव्यमान आपको बताऊंगा जो कि बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट, जो कि ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं, ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान के बारे में मैं यहाँ बताऊंगा। तो हम आणविक द्रव्यमान को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। यहां देखिए, अब मैंने परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया कि एक परमाणु में जो उपस्थित उसका द्रव्यमान होता है। परमाणु का द्रव्यमान किस किस चीज से नापा जाता है? तो परमाणु का द्रव्यमान नापते हैं, हमने देखा होगा कि ये कोई एटम है जिसका नाभिक है, ये कोई परमाणु जिसका नाभिक है। इस परमाणु के नाभिक में एक तो प्रोटॉन होता है, बड़ा बना देता हूं थोड़ा, ये नाभिक है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और साथ ही साथ इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जो होता है कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 लगा दिया मैंने। और इसके आसपास जो होते हैं क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इसके आसपास कौन रिवॉल्व करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान निकालते कैसे हैं? तो मेनली ये जो होता है कंसेप्ट जो होता है छोटी क्लासों के लिए, 9th-10th के लिए, वैसे 11th-12th के लिए अपना कार्बन आधार मानकर जो है वो निकाला जाता है, लेकिन फिर भी छोटी सी क्लास के लिए है तो बता देता हूं मैं कि परमाणु द्रव्यमान जैसे कि कार्बन का मानते हैं हम। कार्बन में जो होता है 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इन सभी को अगर ऐड किया जाए तो 18 होता है, जो कि गलत होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, वह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए इसको जो है उसमें हम इसको जो है इसके अंदर गणना में नहीं रखते हैं। तो किस किस की गणना रखते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, इनको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को ही आप क्या करते हो? ऐड करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है? परमाणु का द्रव्यमान मिल जाता है। क्या मिल जाता है? परमाणु का द्रव्यमान मिल जाता है। देखिए, प्रोटॉन 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तो आपको छोड़ना ही है। टोटल कितना आ गया? 12। तो क्या 12 इसका परमाणु द्रव्यमान आया है? 12 इसका क्या आया है? आपका परमाणु द्रव्यमान आया है। तो इसी तरह से हमें जो है आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो कैसे करते हैं? अब आता है बहुत मोस्ट और अच्छा टॉपिक, जिसको हम आणविक द्रव्यमान जो है उसको देखने वाले हैं। आणविक द्रव्यमान होता क्या है? तो जो अणु होते हैं, कौन होते हैं? परमाणुओं से मिलकर आपके क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। तो जो अणु होते हैं, उन सारे अणुओं का, वो जितने भी परमाणु उस अणु के अंदर उपस्थित है, उन सारे परमाणुओं को एक साथ जो जोड़ होता है, एक साथ उसका जो भार होता है, उसे हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। नहीं समझ में आया? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया है H2O। तो देखिए H2O में देखिए आप 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है और एक है मेरा ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों के परमाणु द्रव्यमान, दोनों के ही जो होता है 2 हाइड्रोजन, मतलब आपको जो होता है 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार जोड़ना है और उसी में जो है ऑक्सीजन का परमाणु भार जोड़ना है। दोनों का परमाणु भार जुड़ने के बाद जो आपका आंसर आता है वही आणविक द्रव्यमान रहेगा। वही क्या होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन का
और जल का एक अणु है या फिर वाटर का जो होता है एक मॉलिक्यूल होता है। तो ध्यान से देखिए कैसे क्या है। आपको सबसे पहले तो याद रखना होगा, कुछ मैं बता देता हूँ आणविक परमाणु द्रव्यमान, कुछ परमाणुओं के द्रव्यमान बता देता हूँ। लिख लीजिएगा, एक कॉपी में नोट कीजिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है A। उसके बाद हीलियम लिथियम का आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप आ जाइए कार्बन पर। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आता है आपका 12। नोट एटॉमिक नंबर, मैं परमाणु क्रमांक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक ही होता है और परमाणु द्रव्यमान भी एक 1.008 होता है, जिसको हम जो है 1 मानते हैं। इसी तरह से आप कार्बन के बाद आ जाइए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान उसका कितना होता है 14। फिर ऑक्सीजन का आ जाइए, कितना होता है 16। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आ जाइए आप, आपका फ्लोरीन का काम नहीं पड़ेगा आपको, नियॉन सोडियम डायरेक्टली। सोडियम का आपका 11 परमाणु क्रमांक होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, उसका एटॉमिक मास जो वो होता है 23। उसके बाद आपका मैग्नीशियम से भी काम पड़ने वाला है, तो मैग्नीशियम जो है कितना होता है 24 होता है। मैग्नीशियम भी कितना होता है 24। उसके बाद आपको क्लोरीन सल्फर से काम पड़ सकता है, तो सल्फर का 32। उसके बाद क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है। क्लोरीन के बाद आपका पोटेशियम से भी काम पड़ेगा, पोटेशियम का लिख लीजिएगा 39 होता है। कई जगह इसको 40 भी लिखा जाता है। कैल्शियम का जो होता है 40 होता है। तो यहाँ तक मैंने कुछ बता दिए हैं जिनको आप जो है नोट डाउन कीजिएगा। इन सभी को आप नोट डाउन जरूर कर लें। इसी से और आगे भी आप याद करना चाहते हैं तो मैंने बताया है, आप नेट से कहीं से भी जो है पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कीजिए। पीरियोडिक टेबल डाउनलोड करने के बाद जो होता है उन चीज़ों को आप एक एक करके दो तीन जो है एक दिन में करके जो है आप कंप्लीटली आप क्या कर सकते हो, परमाणु द्रव्यमानों को याद कर सकते हो। अगर आपने इसी तरह से मैंने पीरियोडिक टेबल पे भी लेक्चर्स बना रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप बेल आइकन में जाकर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड लेक्चर्स जरूर देखें। अगली चीज आती है अपनी H2O की। अब H2O का मुझे आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? तो H2O का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ नहीं होता, बहुत इजी सा है अपना। H2O कितना हाइड्रोजन है आपके पास? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2। एक हाइड्रोजन पर एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1, इसलिए गुणा कर रहा हूं मैं किसका? 1 का। फिर इससे कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन प्लस, तो ये प्लस कर दिया मैंने। कितना ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन पर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ये देखिए, एक ऑक्सीजन पर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 8 मत लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ना कि परमाणु क्रमांक। नहीं तो 8 लिख के बैठ जाए तो वहां पर हमारा गलत हो जाता है। कितने आते हैं? 2 का गुणा 1 में करोगे 2, प्लस 1 का गुणा 16 में करोगे तो कितना आते हैं? 16। 16 और 2 कितने होते हैं? तो 16 और 2 आपके हो गए 18 आ गए। अब आपको लगाना पड़ेगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये लगाना बहुत ही जरूरी है। अगला एक और एग्जांपल आ जाता है अपना CO2। ये देखिए CO2 का, या फिर O2 का ही देख लेते हैं अपन। छोटा सा एग्जांपल देखिए O2 का। O2 का परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है, तो O2 का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालोगे भाई? 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2, आणविक द्रव्यमान 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2, और इनटू 1 ऑक्सीजन पर परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो कितने हो गए टोटल? कितने आ गए? 16 16 दूना 32। टोटल कितने आ गए आपके पास? 32 आ गए। फिर अगली चीज आती है, चलो H2O हो गया, O2 हो गया। अब अगली चीज आती है, जैसे एक और निकाल के देख लेते हैं अपन, HNO3, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं अपन, HNO3। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन है इसलिए
एक हाइड्रोजन है इसलिए डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, एक परमाणु द्रव्यमान ही लिख रहा हूँ उसका, एक प्लस एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन पर परमाणु द्रव्यमान 14 होता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपको 14 प्लस 3 इंटू 3 ऑक्सीजन है इसलिए 3 इंटू एक ऑक्सीजन पर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, कितने हो गए टोटल, तो 1 प्लस 14 कितने हो जाते हैं 15 प्लस 16 48, कितने आ जाते हैं 48। टोटल कितने आएंगे अपने पास, तो टोटल मेरे ख्याल से ये आए 63 और ये क्या होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से ये जो है परमाणु आणविक द्रव्यमान आपको निकालना जरूर आया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस की ओर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम करते हैं इसकी 6 जो है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। इन 6 ही मॉलिक्यूल्स, इन 6 ही अणुओं का जो है आपको क्या करना है, इन सभी के जो है आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो इसे जो है क्या करें, आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसके आणविक द्रव्यमान निकालें। निकाल लिया? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो है अब हम जो है आपने जो निकाले हैं वो आणविक द्रव्यमान, उन सबको हम जो है क्या करते हैं, मैच करते हैं। ध्यान से देखिए, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान होता है 1 प्लस 2 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक नंबर कितना, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है 16, कितने हो गए 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आपका 2 ही हो गया, प्लस 16 इंटू 2 टोटल कितने होते हैं 32, कितने आ जाते हैं 34 आते हैं। और ये क्या लगाना है आपको, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये हमको लगा देनी है, एटॉमिक मास यूनिट। अगली देखिए आप H2SO4, किसकी बात आती है, H2SO4 की, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन तो 2 इंटू में क्या लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस एक ही सल्फर है इसलिए मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख रहा हूँ 32, प्लस 4 इंटू एक ऑक्सीजन पर कितना होता है 16, एटॉमिक मास कितना होता है 16। ये इसको जो है क्या कर देता हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 इंटू 1 कितने होते हैं 2 प्लस 32 प्लस 16 64, कितने आ जाते हैं आपके 4 5 6 7, 4 5 6 7 6 3 9 97, कितने आते हैं आपके 97 AMU, 97 AMU आपके आते हैं। अगली चीज है आपकी HCl, तो ध्यान से देखिए HCl का एक ही हाइड्रोजन है इसलिए एक लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, प्लस एक ही Cl है और एक Cl पर कितना होता है 35.5, 35.5, तो टोटल कितने हो जाते हैं ये, इस 35.5 में आपके 1 ऐड हो जाते हैं, तो 35 में 1 ऐड होता है तो क्या आता है 36.5, और क्या लिखना पड़ेगा AMU, 36.5 AMU। अगली चीज आपकी आती है C6H12O6, जिसे ग्लूकोज कहते हैं हम। तो इस ग्लूकोज का क्या होता है भाई, तो 6 कार्बन है इसलिए 6, एक कार्बन पर टोटल होते हैं 12 प्लस 12 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पर परमाणु द्रव्यमान होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पर परमाणु द्रव्यमान होता है आपका कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो टोटल कितने आ जाते हैं आपके, इन सभी को ऐड करोगे आप तो 180 AMU आएगा, इनका इनटू करके अगर आप जो है एडिशन करोगे तो 180 AMU आपका आता है। उसी तरह से देखिए नीचे लिखा रहा है C12H22O11, इसे बोलते हैं हम C12H22O11, ये होता है आपका शुगर, शक्कर।
आप लिख लीजिएगा, इसे शकर बोलते हैं, शकर का सूत्र है। तो ध्यान से देखिए कितना आता है C12, तो कार्बन 12 इसलिए 12 इंटू 12 एटॉमिक मास होता है इसलिए 12 इंटू 12 प्लस 22 और इंटू में एक हाइड्रोजन पर जो होता है एक ही होता है एटॉमिक मास प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो टोटल कितने आ जाते हैं आपके, ध्यान से देखिए। तो इसके आते हैं 342, ऐसे कुछ आएंगे 342। आएंगे, इसके कितने आएंगे अपने 342। आप एक बार जो है इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कितने आते हैं 342, इसके कंप्लीट आते हैं। अगली चीज आती है आपकी S8, तो इसके आते हैं 8 और एक सल्फर पर होते हैं 32, तो टोटल कितने आते हैं आपके 256, कितने आते हैं 256 आपके आते हैं, और इसके पीछे लगा दीजिएगा AMU। अगला चीज आती है, एक और चीज मैं बता देता हूँ, यूरिया का जो होता है NH2CO ये फॉर्मूला होता है। बायो और केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि यह जो चीज है यूरिया जो होती है आपकी क्लास 12th के अंदर जो होते हैं कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर यह फॉर्मूला जरूर मिल जाएगा, इसका नाम जरूर आपको मिल जाएगा। शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब क्लास 12th के अंदर जरूर आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिए इसका क्या बनेगा, तो इसका जो है आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में इसका निकाल कर आप जो है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। अब इसके बाद हम बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मोल्स को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज पढ़नी होगी। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम कहीं केले लेने के लिए जाते हैं तो वहां बोलते हैं भाई कि 1 दर्जन केले दे दो, क्या बोलते हैं 1 दर्जन केले दे दो, या 1 दर्जन ये वाले फल दे दो। तो इस तरह से हम जो है वर्ड बोलते हैं कि यह सैकड़ा है, ये जो है सहस्त्र है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए मैं बता देता हूं आपको 1 दर्जन किसके बारे में बता देता हूं, 1 दर्जन के बारे में। तो 1 दर्जन जो होता है उसमें 12 चीजें होती है, वो कोई भी चीजें हो सकती है लेकिन कितनी होती है 12। तो यह जो होते हैं कुछ चीजें ऐसी होती है जो संख्या को रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, संख्या को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान से देखिए 1 दर्जन में कितने नंबर होते हैं, कितनी संख्या होती है, 12 संख्या होती है। उसी तरह से 1 सैकड़े में कितनी संख्या होती है, तो 1 सैकड़े में संख्या होती है 100। कितनी संख्या होती है, कितने नंबर्स होते हैं सैकड़े के अंदर, सैकड़े के अंदर 100 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं, 100 नंबर्स होते हैं। तो मुझे बताइए इसी तरह से कोई पूछ ले 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, तो 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई ये तो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज थी, अब ये केमिस्ट्री रिलेटेड चीज आ गई है। 1 मोल या साइंस रिलेटेड चीज आ गई है, 1 मोल में कितने संख्या होती है। तो मैं बता देता हूं आपको, 1 मोल में संख्या होती है 6.022 गुणित 10 की घात 23 कण। कितने होते हैं, 6.022 गुणित 10 की घात 23 कण। जिस तरह से 1 दर्जन में 12 होती है, 1 सैकड़ा में 100 होती है, उसी तरह से 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, यह भी की संख्या है। यह भी क्या है, यह भी संख्या थी, यह भी क्या है, संख्या है, और यह भी क्या है आपकी, यह भी क्या है, संख्या है। लेकिन यह संख्या किसकी है, कणों की संख्या। किसकी संख्या है, कणों की संख्या। अगर कोई पूछ ले कि 1 मोल में कितने कण होते हैं, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री डील करती है सिर्फ मॉलिक्यूल से, पार्टिकल्स से, इनसे ही डील करती है।
तो कि एक मोल में कितने कण होते हैं, तो हमारा सीधा सा जवाब होगा एक मोल में 6.022 गुणित 10 की घात 23 कण होते हैं। 6.022 गुणित 10 की घात 23 पार्टिकल्स जो होते हैं एक मोल के अंदर होते हैं। वही यह जो 6.022 गुणित 10 की घात 23 है, इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, एवोगैड्रो नंबर भी इसको कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर इसे कहा जाता है। एवोगैड्रो नाम के जो अपने केमिस्ट थे, उन एवोगैड्रो नाम के जो केमिस्ट हैं उनके नाम पर जो है 6.022 गुणित 10 की घात 23 कण जो होते हैं वह रखे गए हैं। अब कोई कहे कि एवोगैड्रो ने इसको रखा है, तो यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। एवोगैड्रो के नाम पर रखे गए हैं ये, एक इनके जो है एवोगैड्रो के मरने के बाद जो है एक उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर, ट्रिब्यूट के तौर पर जो होते हैं ये नंबर्स दिए गए थे। इन नंबर्स को जो है एक मोल बराबर 6.022 गुणित 10 की घात 23, तो याद रखिएगा एवोगैड्रो नंबर नहीं दिए थे, ये जो है किसी संस्था द्वारा जो है एवोगैड्रो नंबर दिए गए हैं और इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार आप देखोगे आपके Na, यह चीज देखोगे आप Na, n और बेस में एक, कुछ जगह इसको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये भी एवोगैड्रो नंबर है, ये भी एवोगैड्रो नंबर है। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एक मोल, एक दर्जन में 12, तो यह जो मोल है यह भी संख्या दर्शाती है, लेकिन किसको संख्या दर्शाती है, कणों की संख्या। लेकिन यहाँ किसकी संख्या, किसी भी सामान की संख्या दर्शा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है कणों की संख्या दर्शाने के लिए जो है मोल केमिस्ट्री में वर्ड यूज किया जाता है। तो अब हम जो है इस मोल से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा नोट डाउन करने वाली चीज अब आई है, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला नोट डाउन कीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, इसको निकालने का सूत्र है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास या फिर आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाया था। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे अपन, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले का यूज का फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज है और उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है कि 18 ग्राम ग्लूकोज के अंदर मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले तो देखेंगे कि आपके जो है गिवन मास कितना है। गिवन मास है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और मॉलिक्यूलर मास इससे हम निकाल सकते हैं, इसका जो है आणविक द्रव्यमान उससे निकाल सकते हैं। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने जो है अभी निकाल के वैसे भी बताया है, कितना आया था आणविक द्रव्यमान आपका 180, ये आया था, आप निकाल लीजिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ग्लूकोज। तो हमको गिवन मास कितना दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वैसे पूरा लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो लिखना पड़ता है। गिवन क्या क्या दे रखा है, मास
ऑफ ग्लूकोज कितना है 18 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या फाइंड करना है तो कि हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ मोल्स देखिए कितने हैं, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए ये तो आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ये आपको निकालने हैं इज इक्वल टू गिवन मास कितना है आपका देखिए 18 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, तो टोटल कितने हो जाते हैं 1 और ये जाता है 10 टाइम, तो ये हो जाता है 1/10 और इसे आगे सॉल्व करते हो तो 0.1 ये आपका आता है। अब मोल्स निकाले हैं, क्या निकाले मोल्स, और मोल्स को आप लिख देते हो ग्राम के अंदर। किस में लिख देते हो, मोल्स को आप लिख दीजिए ग्राम के अंदर। मोल्स को किस में लिखोगे, ग्राम के अंदर आप लिखिए फाइंड मास ऑफ CH4, मास ऑफ CH4 whose, अब यहां पर क्या दे रहा है वो, whose moles is, कितने दे दिए मोल्स उसने, फॉर एग्जांपल दे दिए उसने 4 ग्राम, कितने दे दिए 4 ग्राम मोल दे दिए हैं। अब आपको जो है क्या करना है, इस CH4 के अंदर क्या निकालना है, मास निकालना है। तो वो क्या कह रहा है कि 4 ग्राम मोल वाले, मोलों की संख्या कितनी दे दी 4 ग्राम, whose number of moles is, मतलब मोलों की संख्या 4 ग्राम है और आपको उस CH4 का क्या निकालना है, मास निकालना है। अब थोड़ा सा उल्टा बोल दिया उसने, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है क्या, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान से देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है अपने, तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं उसने 4 ग्राम, ये लिख दिया 4 ग्राम। गिवन मास क्या है, तो मास कुछ दिया नहीं भाई, मास तो आपसे और पूछ लिया उसने, तो इसको क्या लिख दीजिए x, मास पूछ लिया, वी डू नॉट x, हमने x मान। अब ध्यान से देखिए मॉलिक्यूलर मास जो है वह कितना होता है CH4 का, तो निकाल लीजिए। देखिए एक कार्बन है इसलिए 12 प्लस 4 इंटू एक हाइड्रोजन पर 1, तो टोटल कितने हो रहे हैं 16 AMU। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं 16, x की वैल्यू निकाल लिए इसलिए इसको इधर पहुंचाओ, ये इसके बटे में है, इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा 4 इंटू 16, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई, इसका इसमें इंटू करोगे तो कितना आ जाएंगे 64, कितने आ जाएंगे, x की वैल्यू करोगे तो 64 ग्राम मास है ना, 64 ग्राम, ये आपका आंसर आ जाता है। हमारा जो है मोल्स वाला कंसेप्ट खत्म होता है। यह जो मोल्स वाला कंसेप्ट है, इस मोल्स वाले कंसेप्ट में एक गैस वाले भी चीज है जिसको अलग से टाइम निकाल के मैं थोड़ा सा 5-1 मिनट का वीडियो होता है उसे बना दूंगा। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बड़ा वीडियो हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि लेंथी है, लेकिन जो है सीखने को बहुत कुछ इसमें मिल रहा है। तो अगले वीडियो तक आप जो है इस मॉलिक्यूलर मास और मोल्स को कंप्लीट कीजिए, मोल कंसेप्ट को कंप्लीट कीजिए। अगला वीडियो जो होता है वो वीडियो होगा हमारा मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मोल अंश के ऊपर, मोल भिन्न के ऊपर। हमारा अगला केमिस्ट्री में क्लास 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट टॉपिक है वो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इसको याद रखिए और प्लीज अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए और आप अपने परिवार का भी ध्यान